हेलो स्टूडेंट, आज के क्लासेस में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 12th का पॉलिटिकल का ये सेकंड चैप्टर है, सत्ता के समकालीन केंद्र। ठीक है, तो इसके अंदर हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, आसियान के बारे में पढ़ेंगे। बात समझ रही है? तो सबसे पहले देखेंगे यूरोपीय संघ क्या होता है। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 टू 1945। तो जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तब यूरोप के अनेक नेता यूरोप के सवाल को लेकर परेशान थे कि यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनी को फिर से शुरू कर लेना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक सकारात्मक योगदान लाना चाहिए। ठीक है, तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि यूरोप की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरीके से बर्बाद हो रही थी। ठीक है, तो अब यूरोप के देश क्या चाहते थे? वो ये चाहते थे युद्ध ना हो और मिलकर क्या करें, आपस में कार्य करें। तो अमेरिका ने 1945 के अंदर एक संगठन बनाया था जिसका नाम था नाटो। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, 1945 के अंदर ये बनाया था। नाटो का मतलब क्या था? नाटो का मतलब एक पर हमला, मतलब सब पे हमला माना जाएगा। ठीक है, परंतु यूरोप के देश थे वो क्या करते, काफ़ी लंबे समय से क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो यूरोप के देशों ने क्या करा, अपना एक संगठन बना लिया, इसको यूरोपीय संघ कहा गया। समझ गए? तो इन्होंने क्या करा, अपना एक संगठन बना लिया, इसको यूरोपीय संघ कहा गया। और इसमें क्या था, विदेश नीति होगी, सुरक्षा नीति होगी, आंतरिक मामले हो गए, न्याय से जुड़े मामले इसके अंदर आते थे। यूरोप के देशों ने अपना एक क्या साझा सहयोग करना चालू कर दिया। ठीक है, यूरोप के देशों ने अपनी एक करेंसी बनाई, जिस करेंसी का नाम है क्या, यूरोपीय करेंसी। ठीक है, यूरोप की करेंसी बना ली, यूरोपीय करेंसी कहा गया। तो इनका अपना एक झंडा है, इनका अपना राष्ट्रीय गान है, इनका अपना स्वतंत्रता दिवस है। तो यूरोप की जो करेंसी इन्होंने बना ली। ठीक है, अब ये देखो, ठीक है, इसको यूरो कहा गया। यूरोप की करेंसी को क्या बोला, यूरो कहा गया। तो यूरोप का एक झंडा है जिसमें 12 स्टार है। ठीक है, जो कि एक इनकी एकता को दर्शाते हैं। सोने के रंग के सितारों का घेराव यूरोप के लोगों की एकता और मिलाप का प्रतीक है। 12 सितारे हैं क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से क्या एकता का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यूरोपीय संघ ने अपना क्या एक संगठन बना लिया। ये देखो, ये आपको देखने को मिल रहा है यूरोप के देशों का। ये पुराने देश थे, जैसे फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, आयरलैंड हो गया, ये पुराने थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नए देश जुड़ गए, जैसे कि लिथोपिया हो गया, पोलैंड हो गया, चेक रिपब्लिक हो गए। ठीक है, एस्टोनिया हो गया, ऐसे देश, जो हंगरी हो गई। ठीक है, ये देश क्या है, रोमालिया हो गया, ये सारे देश क्या है इसके अंदर जुड़ते चले गए। बात समझ रही है? तो इस तरीके से यूरोप क्या है, बहुत शक्तिशाली बनता चला गया। यूरोपीय संघ का आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव बहुत जबरदस्त था। 2024 में यूरोपीय संघ का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो था तकरीबन 19.35 अरब डॉलर होने का अनुमान है। इनकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना है। ठीक है, और यूरोपीय संघ का एक सदस्य फ्रांस है, जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। ठीक है, ध्यान रख लो, सुरक्षा परिषद के अंदर क्या है, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास क्या वीटो की शक्ति है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, जिनके पास क्या है, वीटो की पावर है। ठीक है, और बाकी 10 क्या होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि हर 2 साल के लिए बनते हैं और उसके बाद वो हट जाते हैं। ठीक है, उनके स्थान पर कोई नए व्यक्ति आ जाते हैं, यानी कि नया देश आ जाता है। तो यूरोपीय संघ ने क्या अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलाया है। ठीक है, और इसके अंदर यूरोपीय संघ के अंदर ताकतवर कौन है, अमेरिका है। सैन्य ताकत के हिसाब से यूरोपीय संघ के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इसका कुल रक्षा बजट अमेरिका के बाद सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ के देश फ्रांस के पास क्या है, परमाणु हथियार है। अनुमान है कि उसके पास तकरीबन 335 यानी 335 परमाणु हथियार है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के मामले में भी यूरोपीय संघ का दुनिया में दूसरा स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तौर पर यूरोप क्या है, काफ़ी शक्तिशाली माना गया है। ठीक है, बात समझ रही है? तो यूरोप का काफ़ी क्या मजबूत है। समझ गए? इस चैप्टर के अंदर हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखो, ये यूरोप का क्या है, ये यहाँ पर जहाज बता रखा है, इसमें 12 सितारे हैं। ठीक है, 2003 में यूरोपीय संघ ने एक साझा संविधान बनाने की कोशिश करी, परंतु ये नाकाम रहा। इसी को लक्ष्य करके ये कार्टून बनाया गया है। ठीक है, जो कि टाइटैनिक जहाज के रूप में दिखाया। टाइटैनिक जहाज भी तो डूब गया था, वही दिखा रहे हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अगला बता रहा हूँ।
आसियान क्या है? आसियान की फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दोबारा सुन लो, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, इसको आसियान कहा गया है। ठीक है, आसियान जो है ये क्या है? ये काफी क्या है? इंपॉर्टेंट है कि नाम से पता लग रहा है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। ठीक है, इसमें 5 देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते। आसियान की स्थापना 5 देश कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आसियान के 5 स्थायी देशों के नाम बताओ जी। स्थायी मीन जो उसके फाउंडर थे, कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आसियान का झंडा जो है ये आसियान का एक प्रतीक है। आसियान में क्या है? धान की 10 बालियां हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को ही दर्शाती है। ये आपस में मित्रता और एकता का प्रतीक दर्शाती है। ठीक है, ये देखो, तो आसियान का क्या कर्तव्य है? आसियान का अर्थ है कि झगड़े के स्थान पर व्यापार को बढ़ावा देना, बातचीत के जरिए आपसी झगड़ों का निपटारा करना, व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो आसियान की स्थापना इसी उद्देश्य से करी गई थी कि हम मिलकर क्या करें? व्यापार करेंगे, युद्ध ना करके हमें क्या करना है? आपस में व्यापार करना है। इसीलिए 5 सदस्य देशों ने मिलकर क्या आसियान की स्थापना करी थी। ठीक है, समझ गए? आसियान ने काफ़ी कामयाबी क्या करे? हासिल करी है। आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। दुनिया में सबसे तेजी से रफ्तार से आर्थिक विकास में क्या आसियान का बहुत ज़्यादा क्या योगदान है। ठीक है, ये तेजी से क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। आसियान क्या करता है? आसियान आपस में क्या टकराव के स्थान पर मेल मिलाव को बढ़ावा देता है। समझ गए? वही कहता है कि हमें क्या करना चाहिए? शांतिपूर्वक आपसी झगड़ों का निपटारा करना चाहिए और हमें एक दूसरे की ओर सम्मान करना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे को हम सम्मान की दृष्टि देखना चाहिए, एक दूसरे का हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा विजन 2020 क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। विजन 2020 क्या है? ठीक है, अब देखो 2020 खत्म हो गया। विजन 2020 का मतलब है कि आसियान को इस लेवल तक पहुंचाना, विजन 2020 तक, कि आसियान क्या है? एक महाशक्ति के रूप में, यानी व्यापार के रूप में एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। एक और आपसे क्वेश्चन पूछेगा FTA क्या है? FTA की फुल फॉर्म है मुक्त व्यापार क्या क्षेत्र, जहां पर पूरी तरीके से व्यापार किया जाएगा। ठीक है, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक क्या महत्वपूर्ण संगठन है। इसके विजन दस्तावेज 2020 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहुमुखी भूमिका को दर्शाता है। आसियान द्वारा अभी टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देना है। समझ गए? इसी तकरीब से आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त करा था। ठीक है, ये देखो, ये हमारे प्रधानमंत्री कौन है? देखो चित्र देखने से आपको पता लग रहा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। उन्होंने ठीक है 1991 में लुक एंड ईस्ट पॉलिसी अपनाई। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्रधानमंत्री जिन्होंने लुक एंड ईस्ट की पॉलिसी दी? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2014 से ईस्ट एक्ट नीति अपनाई। इससे पूर्व एशिया के देश यानी कि आसियान में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया से उनके आर्थिक संबंधों में क्या बढ़ोतरी मिली है। ठीक है, तो ये देखो, ये आसियान का बता रखा है, ये आपसी सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, अब 2018 25 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और आसियान सदस्यों की रजत जयंती मनाने के साथ एक डाक टिकट भी जारी करा गया था। आसियान नेताओं के साथ भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। कौन है? हमारे मोदी जी। ठीक है, समझ गए? तो आसियान मॉडल जो है काफ़ी क्या तेजी से बढ़ता हुआ एक मॉडल है, जो क्या कर रहा है? व्यापार को बढ़ावा देगा। आसियान की असली ताकत क्या है? उसके सदस्य देश हैं जो कि बातचीत के जरिए क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, टकराव ना करके बातचीत बनना। अरे भाई, आज का दौर युद्ध का दौर नहीं है। आज का दौर क्या है? आज का दौर है व्यापार का दौर। ठीक है, जितने हमारे अच्छे व्यापारिक संबंध होंगे, युद्ध ना होने की संभावना उतनी ही क्या होगी? ज़्यादा होगी। समझ गए बात को? अब आता है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान क्या है। चीनी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? कि चीन जो है वो तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को क्या दे रहा है? आगे बढ़ाता जा रहा है। जब चीन आज़ाद हुआ तो चीन ने क्या करा? हमेशा FDI पॉलिसी को उन्होंने बढ़ावा दिया। FDI मीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दिया। इसके कारण चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी से उछाल आया। तो चीन क्या चाहता है? चीन चाहता है कि वह दुनिया की महाशक्ति बन जाए, वह अमेरिका को क्या दे? टक्कर देने का कार्य करता रहता है। आज आप देखोगे तो विश्व में अमेरिका सामानों की तुलना में चीनी सामान तेजी से फैलता जा रहा है। आज विश्व में चीन की मांग तेजी से बढ़ रही है, चीनी सामान को। ठीक है, ये देखो, ये चीनी दीवार है। ठीक है,
उस समय चीन के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। ठीक है, ये देखो, ये चीन की दीवार है। ठीक है, चीन की बढ़ती हुई ताकत को दिखा रखा है। तो चीन क्या कर रहा है, चीन अपनी ताकत को धीरे धीरे फैलाता जा रहा है। दूसरे देशों पर वो क्या करता है, कर्ज देता है, उन्हें कर्ज के जाल पे फंसा लेता है, इतना कर्जा देता है कि उनका बाल बाल गिरी पड़ जाता है और फिर उस देश पर क्या करता है, चीन कब्जा करने की कोशिश करता है। ठीक है, चीन के पास विदेशी मुद्रा भंडार क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा है। इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश करता है। चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हुआ। ठीक है, और वहाँ पर उसने क्या करा, अपनी नीतियाँ चलानी चालू कर दी। ठीक है, तो चीन क्या करता है, अपनी नीतियों को थोपने का कार्य करता है। भाई पैसा देता है, दूसरे देशों को क्या करता है, अपने यहाँ पास क्या करता है, एक तरीके से अपनी मनमानी करता है। ठीक है, ये माओ की देखो लाल किताब है, पास में आ रही है। इसका मतलब क्या है, चीन की हमेशा दोहरी नीतियाँ रही। ठीक है, चीन क्या कहता है, अपना सामान को बेचना चाहता है। ये देखो, ये चीन की है, ये साइकिल क्या बता रही है कि चीन का एक तरफ तो वो डॉलर को बढ़ावा देता है, दूसरी तरफ क्या करता है, उसकी करेंसी उसका नाम है यान। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, चीन की करेंसी क्या है, यान है। जापान की करेंसी क्या है, युआन है। ठीक है, कनाडा की करेंसी क्या है, डॉलर है। अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर है। यूरोपीय संघ की करेंसी क्या है, यूरो है। रूस की करेंसी क्या है, रूबल है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके की करेंसी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चीन की करेंसी का नाम क्या है, यान। तो चीन एक तरफ तो यान को बढ़ावा देता है, दूसरी ओर वो डॉलर को भी बढ़ावा देता है। अब आता है भारत के साथ चीन के कैसे संबंध है। अगर हम प्राचीन समय की बात करते हैं तो भारत और चीन के काफ़ी अच्छे संबंध थे। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई का। ठीक है, और हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे क्या थे, मैत्रिक संबंध थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, चीन ने क्या करा, तिब्बत पे हमला करा 1950 में और तिब्बत पे कब्जा कर लिया, और हमने उसका बिल्कुल विरोध नहीं करा। तिब्बत के राजनीतिक गुरु भागकर कहाँ गए, दलाई लामा भारत में आकर शरण ले ली, और तिब्बत चीन इससे क्या हुआ, तिलमिला गया, और उसके बाद चीन ने भारत पर हमला कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे संबंध बिगड़ते चले गए। तो आज हमारे और चीन के जो संबंध है वो इतने अच्छे नहीं है, मतलब उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन व्यापार हम चीन से बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं। ठीक है, समझ गए। 1962 के युद्ध में भारत और चीन की में आपस में क्या युद्ध हुआ, जिसमें भारत क्या हुआ, पराजित हुआ था, और चीन ने हमारी कई सारी एकड़ जमीन पर का कब्जा कर लिया था। ठीक है, लेकिन बाद में समझौता हो गया और युद्ध रुक गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2019 में भारत का दौरा करा। 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए। इन दौरों से कई प्रकार के समझौते हुए हैं। ठीक है, जो अब भारत और चीन मिलकर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन चीन जो है विश्वास करने योग्य देश नहीं है, क्योंकि वो कहता कुछ और करता कुछ और है। लेकिन अगर हम देखें, भारत चीन का व्यापार बहुत ज़्यादा मात्रा में है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार भारत और चीन के बीच में होता है। चीन हमारे से सबसे ज़्यादा व्यापार करता है। आज आप मार्केट में देख लो, चीनी सामानों की क्या भरमार लगी हुई है। इससे हमारे उद्योग धंधे क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। चीनी सामान इतना सस्ता होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। आज देखो, बच्चों की चीनी गाड़ियाँ हो गई, चीनी स्कूटर हो गए, चीनी मोबाइल हो गए। ठीक है, आज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में क्या है, चीनी सामान भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर भरा पड़ा है। ठीक है, और हम कहीं ना कहीं इसकी अट्रैक्टिव हो, देखिए सस्ता है। चीन हमारे को सामान ज़्यादा बेचता है पर खरीदता हमारे से कम है। ठीक है, तो भारत को भी ऐसी नीति अपनानी चाहिए कि हम हमारा सामान चीन खरीदे, नहीं तो हमें चीन का विकल्प तो ढूंढना ही पड़ेगा। अगर भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत करना है और भारत को दुनिया की, ठीक है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, अभी हमें 5वीं अर्थव्यवस्था के अंदर हम आ रहे हैं, तीसरी इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था बनना है, तो भारत को चीन को पीछे छोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो चीन के दुश्मन देश हैं, ठीक है, जैसे कि वियतनाम हो गया, ठीक है, और बाकी जो छोटे छोटे देश हैं जिनको चीन ने परेशान करा, उनसे हाथ मिलाना चाहिए, उनको अपने साथ जोड़ लो। ठीक है, और चीन का विकल्प कब मिलेगा, जब अमेरिका जैसे महाशक्ति का हमें साथ मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें अमेरिका का भी साथ चाहिए और साथ साथ में हमें रूस का भी साथ चाहिए। ठीक है, समझ गए बात को। तो इसी तरीके से क्या हुआ कि भारत और चीन के उतार चढ़ाव का संबंध होते रहे। ठीक है, तो आप सब बच्चे इसको बना बना कर लिखोगे। ठीक है, ये पॉलिटिकल जो है सबसे ईजी सब्जेक्ट है, इसको आप आसानी से बना बना कर लिख सकते हो। ठीक है, ये देखो, जापान, जापान के साथ हमारे तो बहुत अच्छे संबंध है। सोनी, पैनासोनिक हो गया, सुजुकी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार की कंपनी जापानी ब्रांड है जो भारत में बहुत तेज़ी से फैले हैं। आज देखो, दिल्ली के अंदर मेट्रो चल रही है किसके, जापान के सहयोग से चल रही है। ठीक है, आप सोचो, जापान एक ऐसा देश जहाँ पर एटम बम गिराया गया है, एटम बम, ठीक है, उसके बावजूद भी जापान ने अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना लिया। आज जापान का सामान दुनिया के हर देश के अंदर क्या बिकता है। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी इसी रूप में क्या आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी प्रकार देखो, दक्षिण कोरिया हो गया, दक्षिण कोरिया
प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया के रूप में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, और इसी तरीके से वहाँ पर क्या कार्य होता है। अगर नॉर्थ कोरिया में देखो तो वहाँ राष्ट्रपति का तानाशाही है, पर साउथ कोरिया में क्या है, वहाँ पर शांति है और काफ़ी तेज़ी से क्या डेवलपमेंट हो रहा है। समझ गए बात को? तो बच्चों ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमें ध्यान रखना है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे खुले द्वार की नीति, आसियान क्या है, यूरोपीय संघ क्या होता है, भारत चीन के संबंध कैसे हैं, कौन सी करेंसी कहाँ पर पाई जाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 देखो, विजन 2020 क्या है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर साल आता है, इसको तो अच्छी तरह रट लो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यूरोपीय संघ में भारत कहाँ पर है, भारत की क्या भूमिका है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। आई होप सभी स्टूडेंट को ये चैप्टर पसंद आया हुआ। ठीक है, और जल्दी ही इन चैप्टरों के नोट्स भी डल जाएंगे। फिलहाल आप इनको क्या रीडिंग कर लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।